नमस्कार दगड्या. स्वागत है आप सभी को देहरादून स्टडी पॉइंट में. मैं मोहित रावत. साथियों, उत्तराखंड जी के स्पेशल हिंदी एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है. यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करते हैं. आज की वीडियो में बता दूं मैं आपको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन साथ में सोल्व तो करेंगे ही, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो भी रिवाइज करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी आज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं शैलेश मटियानी जी, और फरवरी मंथ का जो इंपॉर्टेंट डे है उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे और याद करेंगे. तो साथियों बढ़ेंगे. जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे यहाँ पे हम शैलेश मटियानी जी के बारे में पढ़ेंगे और फरवरी के इंपॉर्टेंट डे के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन मेरा मकसद क्या है यहाँ पे, कि मैं आप सबको यहाँ यहीं पे इस वीडियो में क्या कराऊं, याद कराऊं. तो मैं आपको यहाँ पे याद कराने से पहले आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, कि आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी एक चीज बताऊंगा, कि आपको यहाँ पे केवल क्या रखना है, अभी डेट याद रखनी है. यानी शैलेश मटियानी जी की जो जन्म तिथि है वो आपको अभी याद करनी है. तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो शैलेश मटियानी जी की जन्म तिथि है वो आपको ध्यान रखनी है. 14 अक्टूबर 1931. कब है? 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा में शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था. और आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 2001 को मटियानी जी का, जो शैलेश मटियानी जी है, उनका निधन भी हो गया था. तो ये हम लास्ट में भी देखेंगे जब हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर देंगे. इसलिए यहाँ पे मैंने डेट लिखाई कि आपको जब ये बार बार रिवाइज हो तो आपको याद रहे. अब यहीं पे हम फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डे भी देखेंगे. वैसे तो हम सारे डेज देखेंगे, लेकिन मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज अभी क्या दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा. वो आपको किसी भी हालत में कैसे भी करके याद करनी है. जैसे पहले डे की बात करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे है. जैसे 4 फरवरी, आप सब जानते हैं विश्व कैंसर दिवस. यानी 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है. आगे बात करेंगे साथियों, एक 13 फरवरी आपने याद रखनी है. उस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है. तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है. इसके साथ ही दोस्तों आपने यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी का क्या होता है, जन्म दिवस भी मनाया जाता है. तो 13 फरवरी को आपने 2 डेट याद रखनी है, एक विश्व रेडियो दिवस और एक क्या है, सरोजनी नायडू की जयंती. इसके अलावा आप एक लास्ट 21 फरवरी याद करोगे. 21 फरवरी की बात करोगे तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस. तो यहाँ पे आपने क्या रखना है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस. तो साथियों हम इसे दोबारा भी रिवाइज करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार जल्दी जल्दी से हम उसे रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं. तो शुरुआत करेंगे, मैं पिछली स्लाइड में चलता हूं. जैसे शुरुआत में था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. ये था साथियों कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है. अच्छा क्वेश्चन था कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है. तो साथियों जो ये पिछले वाला रिवाइज है, हम 2 या 3 मिनट में इसे पूरा रिवाइज कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो अभी इसका जो आंसर होगा लिंगानुपात की दृष्टि से, तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है वह 13वां था. कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो 17वां स्थान किस में है, वो साक्षरता में है. साक्षरता में कितना स्थान है, 17वां है. 25वां की बात करेंगे तो जन घनत्व में क्या है, 25वां स्थान है. और 20वां स्थान किस में था, जनसंख्या में था. तो आपने यहां से देखे थे. इसके अलावा आपने यहाँ पे एक लिंगानुपात की लिस्ट भी देखी थी, जैसे 2001 और 2011. तो आपको सबसे पहले टॉप 4 याद रखने हैं. जैसे क्या है, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर. और नीचे से नीचे से टॉप 3 याद रखोगे, जैसे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर. अब आपने यहाँ पे देखा था कि 962 था और यहाँ था 963, यानी +1 की वृद्धि हुई थी. तो 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी, +1 की वृद्धि हुई थी लिंगानुपात में. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों. इसका जो ये था 1934 में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था. अच्छा क्वेश्चन था. तो इसका राइट आंसर सबने देखा था उस समय, क्या था, ऑप्शन नंबर सी यानी समता था. अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था जैसे अल्मोड़ा अखबार, शक्ति, स्वाधीन प्रजा और समता, ये चारों का जो प्रकाशन हुआ है ये अल्मोड़ा से हुआ है. यानी यहाँ पे हमने ये देखा था. इसके अलावा साथियों हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कल आपको, यहाँ पे जैसे हम शक्ति समाचार पत्र की बात कर रहे हैं, चलिए पहले अल्मोड़ा अखबार की बात की थी. तो अल्मोड़ा अखबार में हमने देखा था जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, आपको नाम याद रखने थे. 1871 में इसकी शुरुआत हुई थी, डिबेटिंग क्लब के द्वारा हुई थी, है ना. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके संपादक रहे, तो मैंने कल बताया था आपको कि बुद्धि बल्लभ पंत हो गए, इम्तियाज अली जी हो गए, जीवानंद जोशी हो गए, सदानंद सनवाल जी हो गए, बद्रीदत्त पांडे जी हो गए और विष्णुदत्त जोशी जी हो गए. ये इसके क्या थे, संपादक रहे थे. फिर हमने समता की बात की थी. हमने समता का बताया थे
जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे 1934 को इसकी क्या होती है, शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, मंथ भी ध्यान रखना है। 1 जून 1934 को इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। और जो इसके प्रकाशक थे यानी संपादक थे, उनका नाम आपने विशेष ध्यान रखना है, वो है हरिप्रसाद टमटा जी। क्या है? हरिप्रसाद टमटा जी। हरिप्रसाद टमटा जी। तो साथियों हमने यहाँ पे क्या देखा, यानी ये देख लिया। अब जैसे और ऑप्शन है, जैसे शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति प्रकाशन की आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है। वो एग्जैक्ट डेट है 15 अक्टूबर 1918। तो 15 अक्टूबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा हुआ था और देशभक्त प्रेस के द्वारा इस स्थापना हुई थी। तो हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप स्वाधीन प्रजा भी रिवाइज कर लो। स्वाधीन प्रजा के बारे में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि 1930 और 33 में इसका प्रकाशन हुआ था और विक्टर मोहन जोशी द्वारा इसका संपादक हुआ था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे ये था कि क्वेश्चन नंबर 3 था, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कोर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गंगादत्त उप्रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे श्यामला ताल कहाँ स्थित है? हमने देखा था इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपावत। फिर हमने श्यामला ताल के बारे में देखा था कि इसके किनारे झूला मेला लगता था, है ना, देखा था कि इसके किनारे झूला मेला लगता था, सफेद कमल के लिए फेमस है और इसी के किनारे विवेकानंद आश्रम, जीबी का जो आश्रम है वो भी यहीं पर स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे ये था, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु उत्तराखंड की प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या था, डाडा मंडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नुंगड़ देवी की पूजा की जाती है। तो आप सब जानते हैं ये नुंगड़ देवी की जो पूजा की जाती है वो रंग समुदाय द्वारा की जाती थी। फिर हमने कल जो पिछली क्लास में था वहां पे हमने बोक्सा जनजाति के बारे में भी डिस्कस किया था, है ना। तो बोक्सा जनजाति के बारे में जैसे हमने क्या देखा था कि उधम सिंह नगर नैनीताल के जहां पे ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं बोक्सा, तो उन्हें बुक्सार क्षेत्र बोला जाता है। और जो बुक्सार क्षेत्र है उसके बारे में हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, मतलब शब्द मिलता है, बुक्सार नाम मिलता है, वो हमें आईने अकबरी में मिलता है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था, जो मेहर बुक्सा है वो देहरादून में निवास करते हैं। ये सभी हमने देखा था कि जो मेहर बुक्सा है वो कहाँ रहते हैं, देहरादून में निवास करते हैं। इसके अलावा साथियों हमने क्या देखे थे, इनकी जो सबसे बड़ी देवी थी वो चामुंडा देवी थी। इनके जो ग्राम देवता थे वो साकरिया देवता थे। जो ग्राम देवी थी वो खेड़ी देवी थी, है ना। चेती इनका प्रमुख त्योहार था। इसके अलावा होंगन, गोटरे, डलिया, ये भी इनके क्या थे, प्रमुख त्योहार थे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी साथियों तो आप जरूर देखिए, आपको 100% कंफर्म हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे था, जैसे ये भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या है? तो इसके जो ऑप्शन नंबर डी है वो सभी सही आंसर है, यानी तुहेरा, बाजू, तिमली भोटिया जनजाति के क्या है, ये क्या है, लोकगीत हैं। इसके अलावा साथियों हमने भोटिया के बारे में पढ़ा था कि ये महान हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, अर्ध घुमंतु प्रकार की जनजाति है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कल पढ़ा था, यानी पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसके जो भोटिया जनजाति अलग अलग भागों में विभाजित है, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाते हैं। अगर जो चमोली में पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मारछा तोलछा कहा जाता है। जो पिथौरागढ़ में मिलती है उन्हें सोका, जोहारी, दशमिया कहा जाता है। और जो उत्तरकाशी में मिलती है उन्हें जाड़ बोला जाता है। तो ये हमने भोटिया जनजाति के बारे में भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अब हम चलेंगे, जैसे 8वां क्वेश्चन था यहाँ पे, गढ़वाल का बारडोली आप सब जानते हैं गुजलू है। गुजलू से आप याद कर सकते हो कि गुजलू को क्या बोला जाता है, एक गुजलू गढ़ भी है। तो आपको याद हो जाएगा कि गुजलू गढ़ कहाँ है, वो पौड़ी गढ़वाल में है। इसके अलावा आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। जैसे हमने देखा था चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही है, बिल्कुल सही था। उन्मुख चंद क्रिकेटर है, एकता बिष्ट भी क्रिकेटर है। बचेंद्र पाल निशानेबाज नहीं थे। बचेंद्र पाल क्या है, पर्वतारोही है। बचेंद्र पाल क्या है, पर्वतारोही है। और उनके बारे में देखा था हमने कि 1884 में क्या था, उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। 1985 में पद्मश्री मिला, 1986 में अर्जुन पुरस्कार मिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पिछली क्लास में भी देखे थे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 था, जैसे मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी 1843 में हुई थी, ये इसका सही आंसर था। फिर हमने मसूरी के बारे में पूरा डिस्कस किया था, है ना, कि 1842 में यहाँ पे जैसे वो हुआ था, प्रकाशन हुआ था हिल समाचार पत्र का, जो है ना मसूरी द हिल का, वहां से जेएन मैकिनन के द्वारा हुआ था। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि मसूरी लाइब्रेरी हो गया, मसूरी की जो नगर पालिका हो गया उसकी स्थापना देखी थी, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। तो साथियों आप पिछली क्लास भी रिवाइज करो, यहाँ से आपको क्या मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। अब चलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने जनवरी मंथ के इंपोर्टेंट डे देखे थे। तो जनवरी महीने के इंपोर्टेंट डे देखे थे हमने, जैसे कि 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ब्रेल लिपि डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप सब जानते हैं कि 4 जनवरी को ब्रेल लिपि डे मनाया जाता है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। अब प्रवासी भारतीय दिवस आप सब जानते हैं कि जब आए थे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी के आए थे
दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे हमेशा के लिए, तब उस स्थान पे हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसके वर्ड हिंदी दे देखा था 10 सितंबर को मनाया जाता था, लेकिन अगर हम हिंदी दिवस की बात करेंगे या राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर नेशनल यूथ डे हमने देखा था, ये तो 12 जनवरी हो गया। फिर हमने विश्व युवा दिवस भी देखा था यहाँ पे। अगर हम राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 जनवरी था। अगर विश्व युवा दिवस की बात करेंगे तो हमने देखा था वो 12 अगस्त को था। क्या था, 12 अगस्त को था। फिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय एजुकेशन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों 25 को मोस्ट इंपोर्टेंट मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 25 को ही नेशनल वोटर डे भी मनाया, वो क्या बोलते हैं, नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है ना। अगर हम विश्व टूरिज्म दिवस की बात करेंगे यानी विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो वो कब मनाया जाता है, आप बताओ जरा। तो जो नेशनल टूरिज्म डे है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर विश्व टूरिज्म दिवस की बात करते हैं तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने कहा था कि कल हमने यहाँ पे एक इंपोर्टेंट डे यहाँ से ध्यान रखना है, जो लास्ट संडे को हो लेप्रोसी डे मनाया जाता है, यानी कुष्ठ रोग निवारक दिवस मनाया जाता है। फिर हमने देखा था जो रोड सेफ्टी डे है वो कब से कब तक होता है, 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 में मनाया गया। तो साथियों ये तो जो पिछली क्लास थी वो हमने एक बार दोबारा रिवाइज कर दी, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब हम चलेंगे आज के क्वेश्चन पे चलेंगे और इन्हें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो साथियों यहाँ पे आपने देख लिया था जो सेलेस मटियानी जी का जन्म कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और फरवरी के हमने 3 इंपोर्टेंट डेट देखे थे, देखेंगे तो हम और भी, लेकिन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे 4 फरवरी को हमने देखा था विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी को देखा था हमने विश्व रेडियो दिवस, और इसी दिन क्या हुआ था, सरोजिनी नायडू की जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा हाइड हो गया, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब साथियों चलेंगे हम आज के क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है। तो साथियों उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन पुटअप किया मैंने, ये वीडियो से किया है, जो वीडियो का पेपर हुआ था शायद 2017 में हुआ था, वहां से मैंने पुटअप किया है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वैसे वो इनमें से कोई नहीं है, वो राइट आंसर होगा 25वां स्थान होगा। क्या होगा, 25वां स्थान। तो आपको ध्यान रखना है कि जनगणना हुई थी जो 2011 की, उसमें अगर उत्तराखंड के जनघनत्व के आधार पर हम बात करें तो कौन सा स्थान आता है, वो आता है 25वां स्थान आता है। अब साथियों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे तो हाइड हो रहा है, एक काम करता है मैं इसे थोड़ा, नहीं हो पाएगा शायद साथियों, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे 2001 और 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर हम 2001 की बात करते हैं तो 2001 में जो उत्तराखंड का जो जनघनत्व था वो था 159। कितना था, 159। अगर 2011 के जनघनत्व की बात करेंगे उत्तराखंड के, 2011 की बात करेंगे तो 2011 के जो जनघनत्व है वो है 189। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, 189। अब इन्हें आप माइनस करो, अगर आप इन्हें माइनस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है। 30 का डिफरेंस आ रहा है ना, 70 80 90 यानी 30 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 2001 से 2011 के बीच में जो जनघनत्व में वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 30 की हुई, यानी 30 नंबरों की वृद्धि हुई। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये तो आपने उत्तराखंड का देखा, अब आप भारत का जनघनत्व देखेंगे। भारत का जो जनघनत्व है वो 382 यानी 382। आपको ध्यान रखना है, अगर राष्ट्रीय जनघनत्व की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जो जनघनत्व है वो 382 है। तो साथियों आपने जनघनत्व के बारे में यहाँ पे देख लिया, लेकिन अब आप उत्तराखंड के जो जिले हैं उनसे भी याद रखोगे। जैसे सबसे पहले जो हमारे सबसे कम जनघनत्व की बात करेंगे, सबसे कम जनघनत्व की बात करेंगे तो सबसे पहले सब जानते हैं उत्तरकाशी हो गया, है ना, उत्तरकाशी हो गया। फिर उत्तरकाशी के बाद क्या आएगा, अभी मैं आपको यहाँ पे नोट कराऊंगा, आप लिखो मेरे साथ, राइट डाउन करो। चमोली हो गया, और फिर आप एक याद करोगे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। आप टॉप 3 याद करोगे और टॉप 3 बॉटम की याद करोगे, यानी टॉप 3 नीचे के, टॉप 3 बॉटम के, तीनों याद करोगे। अब साथियों यहाँ पे देखो,
उत्तरकाशी की बात करेंगे तो उत्तरकाशी का आपको लिंगानुपात ध्यान रखना है, वो है 41 है। यानी राज्य का जो सबसे कम लिंगानुपात सॉरी जनघनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, उत्तरकाशी है। दूसरे नंबर पर है चमोली, और चमोली का कितना है वो भी ध्यान रखना है आपको, यह है 49। कितना है, 49। 41 चमोली का देखो उत्तरकाशी का 41 हो गया, चमोली का 49 हो गया, और पिथौरागढ़ का आपको ध्यान रखना है वो कितना है, 68। कितना है यहाँ पे लिख देता मैं, 68। तो यानी 3 जिले देख लिए हमने, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो उत्तरकाशी का 41 हो गया, चमोली का 49 हो गया, और पिथौरागढ़ का क्या हो गया, 68 हो गया। यानी ये तो हो गए सबसे कम जनघनत्व वाले। अगर सबसे अधिक जनघनत्व की बात करेंगे तो वो आपको मालूम हो जाएगा, ये सबसे कम जनघनत्व की बात करेंगे तो वो किसका हो जाएगा, एक सेकंड साथियों। हाँ अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आगे इसे ऊपर उठा लिया, जैसे यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, अल्मोड़ा ये हो गया, पौड़ी गढ़वाली हो गया, तो सबसे कम देखा आपने उत्तरकाशी का देखा। किसका देखा, उत्तरकाशी का हो गया। उत्तरकाशी का कितना है, 41 है। फिर उसके बाद आपने किसका देखा था, चमोली का देखा था। चमोली का कितना देखा आपने यहाँ पे, 49 देखा। अब फिर उसके बाद तीसरा नंबर पिथौरागढ़ का था, पिथौरागढ़ आपने देखा 68 है। यानी ये 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व क्या है, सबसे कम है। यहाँ से आपने देख लिया। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखो हरिद्वार, सबको मालूम होगा हरिद्वार का जो जनघनत्व होगा सबसे ज्यादा होगा। तो हरिद्वार को हमने यहाँ पे देख दिया। तो हरिद्वार का साथियों यहाँ पे देखो, आपको नोट डाउन भी करना है, निश्चित ही क्वेश्चन बनेगा। हरिद्वार का है जैसे 801, उसके बाद उधम सिंह नगर का है 649, और तीसरा नंबर देहरादून का है 549। तो आपको टॉप 3 जो जनघनत्व वाले हैं वो भी याद रखने। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखो, आप भी राइट डाउन करो अपनी कॉपी में। यहाँ पे सबसे पहले किसका है, हरिद्वार का है। फिर हरिद्वार के बाद किसका था, यूएसएन का था। और फिर यूएसएन के बाद किसका था, यहाँ पे किसका था, देहरादून का था। तो आपने टॉप 3 ऊपर वाले भी देख लिए और नीचे वाले भी देख लिए, बॉटम वाले, है ना। तो हरिद्वार का आपको ध्यान रखना था, कितना था, 801 था। उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो उधम सिंह नगर का आपने देखा 649 यानी 649 था। और देहरादून की बात करेंगे, देहरादून का तो यानी 449। तो याद करने में आसानी होगी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। तो ये आपने जनघनत्व से संबंधित देख लिया था साथियों। यकीन मानिए, जनघनत्व से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन अब नहीं आएगा। तो आपको ये याद करना है। यानी जनघनत्व से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। बस आपको सिर्फ एक चीज और ध्यान रख सकते हो, अगर आप रखना चाहते हो, वो क्या करोगे आप, जैसे ये जनघनत्व है, क्या है, 382 जनघनत्व है, और राज्य का जो जनघनत्व है कितना है, 189 है। तो 189 से आप इसे माइनस कर दो, जितना भी आएगा आप क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। तो जितना भी आएगा वो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि देश की जनघनत्व से राज्य के जनघनत्व कितना अधिक है कितना कम है, इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप 382 से 189 माइनस कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जनघनत्व से सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गए। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। लोहारी नागपाला परियोजना, मतलब हमने क्या बताना है, सुमेलित नहीं है। तो साथियों सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। कई बार ऐसा पूछा था सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो आपको निश्चित ही क्वेश्चन को 100% एक्यूरेट से पढ़ना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है यानी जो गलत है ना। तो देखो, लोहारी नागपाला परियोजना की बात करेंगे, तो लोहारी नागपाला परियोजना की बात करेंगे, उत्तरकाशी है, बिल्कुल सही है। किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। दूसरा है विष्णु प्रयाग परियोजना, रुद्रप्रयाग में है, गलत है। विष्णु प्रयाग परियोजना जो है वो अलकनंदा नदी पर है और चमोली में है। कहाँ पे है, चमोली में है। और कहाँ है, चमोली में है। और किस नदी पे है, अलकनंदा नदी पे। तो मेरे साथ लिखो यहाँ पे, क्या है, अलकनंदा नदी हो गया, चमोली हो गया। इसके अलावा साथियों आपको विष्णु प्रयाग परियोजना से यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि जो ये परियोजना है, इस परियोजना को आपको ध्यान रखना है, लगभग 400 मेगावाट की है। कितनी परियोजना की है, 400 मेगावाट की परियोजना है। और इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता, जो इनके ये हैं यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे क्या है, JPVL, JPVL आपको ध्यान रखना है। जो विष्णु प्रयाग जो परियोजना है ये कौन संचालित करता है, यानी इसके निर्माण का कार्य कौन कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है JPVL। तो JPVL की बात करेंगे, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। क्या नाम है, दोबारा देखो, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, है ना। तो ये
विष्णु प्रयाग परियोजना से होगी। मनेरी भाली परियोजना ये भी भागीरथी नदी पे उत्तरकाशी में सही है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। सप्तेश्वर परियोजना की बात करेंगे तो साथियों आपको सिर्फ यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि पिथौरागढ़ में तो है और ये बटगेरी गधेरे पे है। किस पे है? बटगेरी गधेरे पे। तो साथियों आपने यहाँ से ये देख लिया है ना। एक बार दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो। लोहारी नाग परियोजना उत्तरकाशी में है, ठीक है, भागीरथी में। विष्णु प्रयाग है अलकनंदा पे, चमोली पे, और जेपीबीएल कंपनी द्वारा ये क्या है, कार्यान्वित है यानी संचालित है। मनेरी भाली उत्तरकाशी में हो गया। सप्तेश्वर परियोजना की बात करेंगे पिथौरागढ़ में है ना। तो आपने साथियों यहाँ से ये देख लिए। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ 5 मोस्ट इंपोर्टेंट जो परियोजना है उनको मैं यहाँ पे नोट डाउन कराता हूँ और आप लिखो। जैसे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे ये मैंने सरकारी वेबसाइट से लिए हैं। जैसे है वेगुल डैम की बात करेंगे, वेगुल और सुखी नदी पर है। किसमें? अगर बेगुल डैम की बात करेंगे तो ये बेगुल बेगुल डैम है, और इसकी बात करेंगे तो बेगुल और सुखी नदी पर है। और कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। कहाँ है? उधम सिंह नगर में। कहाँ है? उधम सिंह नगर में। फिर आपने देखा ये तुमड़िया डैम की बात करेंगे, एग्जाम में आ चुका है। तुमड़िया डैम किस नदी पर है? फीका नदी पर है और काशीपुर में है। फीका नदी पर है, काशीपुर में है। आपने यहाँ पे देख लिया। लखवा डैम आजकल चर्चा में भी रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी पे है, देहरादून में है। यमुना नदी और देहरादून में। जमरानी डैम की बात करेंगे, गोला नदी पे है, नैनीताल पे है। तो आपने साथियों यानी 4 डैम देख लिए। इसके अलावा भीमताल का जो डैम है, आप यहाँ से याद करोगे कि 1883 में लगभग इसका बनने की शुरुआत हुई थी, है ना। तो आप यहाँ से क्या रखोगे? इतना ही ध्यान रखोगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है जैसे फुटबॉल, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे? यानी बास्केटबॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगर हम हरिदत्त कापड़ी जी की बात करेंगे तो हरिदत्त कापड़ी जी का आपने देख लिया किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा आप क्या याद रखोगे साथियों? 1974 में इन्हें क्या दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 1974, 1974। कब? यहाँ पे अभी मैं राइट डाउन में कराऊंगा 1974 में। तो 1974 में इन्हें क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखोगे, हरिदत्त कापड़ी जी की बात करेंगे, वर्ष 2014 की बात करेंगे। तो वर्ष 2014 की बात करेंगे तो 2014 में इन्हें देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, क्या है? लिखो मेरे साथ यहाँ पे, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अचीवमेंट अवार्ड। तो साथियों आपने यहाँ पे ध्यान रखना है 2014 में हरिदत्त कापड़ी जी को देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है 2014 में। 1974 में इन्हें क्या दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब साथियों मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाऊंगा अर्जुन अवार्ड की, जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिल रखा है। वो आपको अभी राइट डाउन करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो साथियों जैसे यहाँ पे देखिए, जैसा है पहले है, सबसे पहले अगर बात करेंगे अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे तो पद्म बहादुर मल की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे दोस्तों देखो, जैसे इन्हें मुक्केबाजी में दिया गया, यानी मुक्केबाजी है प्रसिद्ध खिलाड़ी है पद्म बहादुर मल जी। और अर्जुन अवार्ड कब दिया गया है? यहाँ पे देखो 1962 में। कब दिया गया है? 1962 में। फिर दूसरे बात करेंगे अर्जुन अवार्ड से हरिदत्त कापड़ी जी, जो क्वेश्चन में भी आ रखा था, ये वीडियो के पेपर में आ रखा था क्वेश्चन, है ना। तो साथियों आपको जब एक आ चुका है तो आने वाले क्वेश्चन में इनसे भी कोई आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप फेसबुक देखते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, सोशल साइट चलाते होंगे, कोई भी सोशल साइट चलाते होंगे, व्हाट्सएप वगैरह। तो वहां पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जिनका ना तो कोई सर होता है ना ही कोई पैर होता है। कहने का मतलब ऐसे छोटे छोटे नाले पूछ देंगे, ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ देंगे जो आपको किसी एक पर्टिकुलर किताब में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो पहली बात तो एग्जाम में कभी नहीं आते। इनके आने के चांस लगभग 0.001% रहता है। भूल बस कभी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं आते। वो क्वेश्चन आपको सिर्फ डराने के लिए रखते हैं कि आप क्या करेंगे, ये टफ क्वेश्चन पढ़ोगे और टफ क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में जो आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, है ना। तो यही होता है, फेसबुक में क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ला जाते हैं जिनको किसी का आंसर आता नहीं है और बोलता है कि यार इतने टफ क्वेश्चन है, अब मैं पढ़ूंगा कैसे।
तो किताबें लेता रहता है, किताबें लेता रहता है, ना तो वो पूरा कोई अपनी जो पुरानी किताबें परीक्षा वाली ना तो वो क्लियर कर पाता है, और लेते रहता है किताब की जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आप एक किताब लो, बहुत है, इनफ है। आप कोई भी एक किताब लो, उससे बाहर नहीं आएगा। आपने एक किताब लेनी है, पर ध्यान रखना है कि उस किताब को ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया, अब उसके बाद देखोगे, एक बार देखा, एक बार पढ़ने से किसी के दिमाग में नहीं आएगा। आप 10 बार पढ़ोगे तब जाके आपको वो क्वेश्चन याद होगा। एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता, मुझे भी नहीं होगा, कोई टीचर भी होगा बड़ा धुरंधर, उसे भी याद नहीं होगा। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 5 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको याद होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, और एग्जाम में इसकी सिक्योरिटी और अच्छी होगी कि आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और बार बार करना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने भी अर्जुन पुरस्कार की बात की यहाँ पे, तो आपको जैसे यहाँ पे दिखा हरिदत्त कापड़ी जी दिखा, तो आप जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, तो आप अर्जुन पुरस्कार से संबंधित जिन जिन व्यक्तियों को मिला है उनकी लिस्ट देखो कि किन्हें मिल रखा है। इस बार ये आ गया तो अगली बार हो सकता है कि यहाँ से आ सकते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं आने के चांसेस, पर वो क्वेश्चन नहीं होते हैं जो फेसबुक में दे देते हैं कि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन, और बोल दें कि ये आएगा ये आएगा। आपको ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनके आसपास के एक्सपर्ट देखो कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको क्या करेगा, स्मार्ट स्टडी है, और यही आपको सफलता के सबसे नजदीक ले जाएगा। बस क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे अर्जुन पुरस्कार से हमने हरिदत्त कापड़ी जी की बात की, जब हरिदत्त कापड़ी जी आ गया तो आपको जैसे यहाँ पे 1974 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिखा। इसके अलावा आप और देखोगे कि इन्हें कुछ और पुरस्कार मिल रखा है, हाँ मिल रखा है। 2014 में इन्हें देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है ना। तो आपने यहाँ से ये देख लिया। अब पद्म बहादुर मल की बात करेंगे, जिन्हें हमें यहाँ पे लिस्ट है जैसे अर्जुन पुरस्कार की, क्योंकि राज्य के कुछ गिने चुने हैं, ज्यादा तो है नहीं, तो उनकी लिस्ट भी आपको याद करनी है। जैसे पद्म बहादुर मल की बात करेंगे, 1962 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। हरदत्त कापड़ी जी की बात करेंगे, बास्केटबॉल से संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार 1974 में दिया गया था। हर्षवंती बिष्ट जी की बात करेंगे, पर्वतारोही हैं, और अर्जुन पुरस्कार 1981 में दिया गया था। चंद्रप्रभा एतवाल जी की बात करेंगे, अर्जुन पुरस्कार 1981 में दिया गया था। बचेंद्र पाल मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, बचेंद्र पाल जी, हर्षवंती बिष्ट, आपको क्या करना है, इनका जन्म स्थान याद करना है कि एक कहां से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, इन्होंने कुछ जो फतेह किया था। जैसे आप सब जानते हैं कि बचेंद्र पाल ने 1984 में क्या किया था, एवरेस्ट फतेह किया था। तो ये क्वेश्चन ये बनते हैं, है ना, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। जसपाल राणा जी हो गए, तो जसपाल राणा जी को कब दिया गया, 1994 दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम सुरेंद्र सिंह वालिया जी, निशानेबाजी से, तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार 1996 में दिया गया। तो आपको साथियों ये करना है, आप फेसबुक के जो ऐसे बहकावे कमेंट आते हैं उन पर ध्यान मत देना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है ना, तो अब यहाँ से क्या करोगे, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप यहाँ से देखोगे। जैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, तुजुक ए जहांगीरी। क्या है इसका आंसर, राइट, तुजुक ए जहांगीरी इसका क्या है, राइट आंसर है। अब आप क्या करोगे, श्याम शाह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखोगे साथियों। जैसे श्याम शाह की बात करेंगे, तो श्याम शाह की बात करेंगे तो वो 45वें राजा थे। सबसे पहले उनका कर्म पूछ लिया जाता है कि श्याम शाह कौन से नंबर के राजा थे। तो आपको ध्यान रखना है, श्याम शाह 45वें कर्म के राजा थे। अगर इनसे पहले जो राजा थे, यानी जो इनके पिता थे, वो आपको ध्यान रखना है वो कौन थे, मानसा थे। कौन थे, यहाँ पे लिख देता मैं, मानसा। देखो, मानसा का पुत्र हो गया श्याम शाह, और श्याम शाह के पुत्र तो कोई था नहीं, परंतु जब उसके बाद जो राजा बना उनका नाम क्या था, आपको ध्यान रखना है, महीपति शाह। यहाँ पे लिख देता मैं साथियों, महीपति शाह। तो महीपति शाह मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे जब 45वें राजा श्याम शाह हैं तो 44वें ये होंगे, है ना, और 46वें ये होंगे, 46 क्या होंगे, ये होंगे। तो एक तो सबसे पहले आपने यहाँ से कर्म देख लिया, क्या कर्म देख लिया, मान शाह का कर्म देख लिया, 44वें राजा थे, 45वें श्याम शाह थे, और जो महीपति शाह है वो 46वें राजा थे। आपने यहां तक ये देख लिया। अब आप याद करोगे श्याम शाह के बारे में, आपको ध्यान रखना है कि श्याम शाह के लगभग कितने थे, 60 रानियां थी, और उनका एक भी पुत्र नहीं था। श्याम शाह की 60 रानियां थी और उनका एक भी पुत्र नहीं था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि श्याम शाह की जब डेथ हुई, यानी जब वो मृत्यु हुई, तो उनकी जो रानियां थी उनके साथ सती हुई थी। गढ़वाल में
पहली बार ऐसा वर्णन मिलता है, यानी सती प्रथा का उल्लेख यहीं से हमें मिलता है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि शहंशाह ही ऐसे राजा थे जिनके जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी रानियां भी उनके साथ शहीद हुई थी कि सती हुई थी, है ना। तो आपने यहाँ से ये इंपॉर्टेंट देखोगे। इसके अलावा आप अगर शहंशाह के बारे में और देखना चाहते हो कि इनके गुरु थे, एक उनके गुरु का नाम था शंकर देव। क्या नाम था? शंकर देव। तो इनके गुरु का नाम था शंकर देव। अब शंकर देव से आप क्या याद रखोगे? इनकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, वो है वास्तु शिरोमणि। क्या है? वास्तु शिरोमणि। तो साथियों आपने यहां से ये देख लिया कि श्यामशाह जी के गुरु थे शंकर देव और उनकी एक रचना है वास्तु शिरोमणि। बाकी आपने यहाँ से ये देख लिया था। अब एक चीज और अगर आप याद रखना चाहते हो, कभी भूलवश क्वेश्चन में बन जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया था, दावा प्रांत को जीता था। दावा यानी जो तिब्बत का वाला प्रांत, तिब्बत क्षेत्र का एक आसपास का प्रांत है, वहां वो जीता था। और यहाँ से एक शेर, स्वर्णचूर और एक गाय को यानी चोरन गाय को क्या किया था, इन्होंने प्राप्त किया था। तो आपको श्याम शाह से इतने क्वेश्चन याद रखने हैं साथियों। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी का मंदिर कौन सा मेला लगता है, यानी बाल सुंदरी देवी के मंदिर में। अच्छा क्वेश्चन है, तो सरल क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी चैती मेला इसका सही आंसर है। साथियों मेले तो वैसे बहुत सारे हैं, है ना। तो मेले को वैसे तो इंपॉर्टेंट है, कभी कौन सा पूछ लिया जाए तो आपको मेले तो सारे याद रखने ही है। लेकिन आपको मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट मेले लिखा देता हूं, आप उन्हें अभी याद करो। अगर आपको याद है तो रिवाइज करो। सरल है, ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिखता हूं, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे यहाँ पे गोचर मेला ही है, तो पहले हमने गोचर मेला ही देख लेते हैं। गोचर मेला की बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी इसकी शुरुआत देखनी है, कब से शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 14 नवंबर 1943 से बर्नेडी कमिश्नर थे यहाँ पे, उनके द्वारा इस मेले की शुरुआत हुई थी। कब से? 14 नवंबर 1943 से। कब से? 14 नवंबर 1943 से इसकी शुरुआत हुई थी। आपने ये देख लिया। इसके अलावा आप देखोगे यहीं पे जो अगर हम बात करेंगे कुछ मोस्ट फेमस हैं, जैसे एक है, यहाँ पे लिखोगे, जैसे एक होता है हरियाली मेला, यहाँ पे लिख देता मैं, एक होता है हरियाली मेला। तो साथियों यहाँ पे देखो, हरियाली मेला की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पे लगता है? ये नोटी गांव में लगता है। कहाँ पे लगता है? नोटी गांव यानी कर्णप्रयाग यानी चमोली में लगता है। एक यानी दूसरा ये देख लिया आपने। एक तीसरा देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट देखोगे यहाँ पे, एक है त्रिमुड़ा मेला, त्रिमुड़ा या त्रिमुड़ा मेला होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, है ना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, त्रिमुड़ा मेला, ये भी चमोली में लगता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहाँ पे रखोगे, एक है महामृत्युंजय मेला। क्या है? महामृत्युंजय मेला। तो महामृत्युंजय मेला आपने यहाँ देख लिया। तो ये भी क्या है? चमोली में लगता है और नारायण बगड़ में लगता है। कहाँ पे लगता है? नारायण बगड़ कहाँ पे है? चमोली में स्थित है। तो साथियों आपने कुछ मेले यहाँ पे देख लिए। गोचर मेला तो आप सब जानते हैं, 14 नवंबर 1943 को इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाली मेला नोटी गांव चमोली में लगता है। त्रिमुड़ा मेला ये भी मोस्ट फेमस मेला है, ये भी कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। महामृत्युंजय मेला नारायण बगड़ में, ये भी चमोली में लगता है। अब साथियों यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है, आजकल जो चर्चा में भी है, ये पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कुंभ मेला से। अब कुंभ मेले से क्या क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान रखना है। अगर हम कुंभ मेले की बात करते हैं साथियों, तो कुंभ मेला अभी 2021 का जो चर्चा में था, क्यों मालूम था आपको? सबसे पहले इसकी डेट ध्यान रखनी है कि कब से कब तक था। तो सबसे पहले अगर इसकी औपचारिक डेट की बात करेंगे, वैसे शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत तो ये मार्च से हो गया था, लेकिन औपचारिक डेट की ध्यान रखनी है। 1 अप्रैल से ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल से लेकर आपने रखना 30 अप्रैल तक, यानी 1 महीना था। और जो साधारणता होता है ये 2 से 3 महीने तक चलता था, लेकिन इस बार 1 महीना चला, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, अब आपको क्या रखना है, क्वेश्चन क्या होता है कि टफ बनता है। और टफ कहाँ से बनता है? जो जैसे कुंभ मेला है तो यहाँ से इसके भीतर से कुछ पूछेगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कुंभ मेले की बात करेंगे तो कुंभ मेले से यहाँ पे पूछा जाएगा जो इसके शाही स्नान हुए थे, 4 शाही स्नान थे। अब पूछा जाएगा 4 शाही स्नान कब कब हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो शाही स्नान हुआ था वो कब हुआ था, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो वो हुआ था 11 मार्च को। कब हुआ था? 11 मार्च को। तो उस टाइम महाशिवरात्रि जी थी, तो महाशिवरात्रि के समय पहला शाही स्नान हुआ था 11 मार्च को। उसके बाद हुआ था 12 अप्रैल को। कब हुआ था?
12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल की बात करेंगे तो इस टाइम पे सोमवती अमावस्या थी, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा बात करेंगे 11 मार्च हो गया, 12 अप्रैल हो गया। इसके बाद आप ध्यान रखोगे 14 अप्रैल को, उस दिन मौन संक्रांति थी। और लास्ट आप ध्यान रखोगे 27 अप्रैल को। तो यानी 14 अप्रैल हो गया और लास्ट करोगे आप 27 अप्रैल को। तो ये चार क्या थे, शाही स्नान थे। तो पूछा जाएगा कि निम्न में से किस तिथि को शाही स्नान नहीं हुआ था, या शाही स्नान किस तिथि को था। तो आपको ये चारों के चारों तिथि ध्यान रखनी है, 11 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल। तो साथियों क्वेश्चन बनने की जितनी भी संभावना थी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे जैसे यहाँ पे मार्च 2016 को अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पे हुआ था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाता कि जहां पे अंतरराष्ट्रीय जुड़ जाता है और राज्य में हो जाती है, तो चाहे ये प्रीवियस ईयर में हो तो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम में होगा तो भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय है, तो यहाँ पे मार्च 2016 में, तो मार्च 2016 में जो इसका आयोजन हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, कहां पे, पिथौरागढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये। अगर 2019 का मैं गूगल सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ खास मिला नहीं, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट जानकारी मिली वो थी, सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता 2019 हुई थी वो असम में मिली थी। 2020 का भी डाटा मुझे नहीं मिला, 2019 का मुझे मिला, वो असम में था। इसके अलावा आप यहाँ पे एक ध्यान रखोगे कि सतपुली नयार घाटी, यानी हमारा जो क्षेत्र है सतपुली नयार घाटी, वहां भी क्या कर रहे हैं, इसे पैराग्लाइडिंग क्षेत्र यानी सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं, है ना। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, यहाँ पे सतपुली नयार घाटी का जो क्षेत्र है वहां पे भी क्या कर रहे हैं, इसे पैराग्लाइडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, सेंटर के रूप में इसे विकसित कर रहे हैं। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि कहाँ, किस क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखोगे सतपुली नयार घाटी। अभी करंट अफेयर था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी गए थे जिस टाइम वो सीएम थे, है ना। अब यहां तक ये हो गया, आप इतना ही ध्यान रखोगे। अब चलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राजतरंगिणी, हर्षचरित, सभासा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी यानी राजाओं की, तरंगिणी मतलब होता है तरंगिणी। अब यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, एक हिंदी का भी एक क्वेश्चन बन गया, तरंगिणी। तरंगिणी किसे बोलते हैं, नदी को बोलते हैं। तो राजाओं की नदियों का प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो यानी नदी का मतलब यहाँ पे उनका प्रभाव कर्म है, यानी राजाओं का कर्म, पहले ये राजा है, दो तब ये राजा है, इसके बाद ये राजा है। तो इन राजाओं का जो कर्म है इनसे संबंधित है। तो आपने यहाँ पे देख लिया राजाओं का तरंगिणी, लेकिन जो राज तरंगिणी का मतलब है वो किससे है, कश्मीर के राजाओं से, यानी कश्मीर के जो राजा हैं उनके प्रभाव कर्म से संबंधित है। तो उन राजाओं में पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया। तो अब साथियों यहाँ तक तो देख लिया। अब क्वेश्चन ये बनेगा, जो राज तरंगिणी है इसके लेखक कौन है। सरल क्वेश्चन है, सब जानते हैं जो इसके लेखक है वो कौन है, कल्हड़ है। क्या है, राज तरंगिणी किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कल्हड़ द्वारा जो राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी है, ऑप्शन आ जाएगा कश्मीरी में लिखी है, संस्कृत में लिखी है, फारसी में लिखी है, डोगरी में लिखी है, ऐसे क्वेश्चन बन जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो कल्हड़ है वो संस्कृत भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। अब कभी क्या होता है कि क्वेश्चन डीप बनाता है, तो राज तरंगिणी तो कल्हड़ ने लिखी है, लेकिन अगर पूछा जाए द्वितीय राज तरंगिणी, कभी नाम आगे द्वितीय लगा दे कि द्वितीय राज तरंगिणी किसने लिखी है, द्वितीय राज तरंगिणी। तो द्वितीय राज तरंगिणी आप क्या याद रखोगे, जो द्वितीय राज तरंगिणी है वो लिखी है, यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, जोन राज। तो जोन राज ने क्या लिखी है, यहाँ पे द्वितीय राज तरंगिणी लिखी है। तो द्वितीय राज तरंगिणी के लेखक कौन है, जोन राज। तो आपने राज तरंगिणी के बारे इतने में देख लिया। अब चलते हैं हम हर्षचरित पे, जिसका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हर्षचरित। अब हर्षचरित आप सब जानते हैं किसने लिखी होगी, बाण भट्ट ने लिखी है ना। बाण भट्ट के द्वारा रचित है हर्षचरित। अब बाण भट्ट कौन था, अभी चलेंगे। बाण भट्ट की एक रचना और है, उसका नाम है कादम्बरी, आप सब जानते हैं। तो बाण भट्ट की आपने दो रचनाएं देख ली, कौन कौन सी देखी, एक हर्षचरित्र और दूसरी कौन सी है, वो है कादम्बरी। अब क्वेश्चन बनता है कि बाण भट्ट किसके दरबार में थे। तो आप सब जानते हैं जो बाण भट्ट थे वो किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में थे। किसके दरबार में थे,
हर्षवर्धन के दरबार में थे। अब हर्षवर्धन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखो, हर्षवर्धन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके भाई का नाम क्या था, इनके बहन का नाम क्या था। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब, आप जब इनकी कहानी पढ़ोगे तब आपको मालूम होगा। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पे ये देखो, हर्षवर्धन जी के पिताजी का नाम क्या था। आपको ध्यान रखना है, अगर हम हर्षवर्धन के पिताजी का नाम ध्यान रखते हैं तो उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या था? प्रभाकर वर्धन। इनके भाई का नाम की बात करेंगे तो भाई का नाम क्या था इनका? राजवर्धन। और इनकी बहन का नाम बात करेंगे तो राजश्री। क्या था? राजश्री। तो साथियों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रभाकर वर्धन इनके क्या थे? पिता का नाम था। राजवर्धन क्या थे? इनके भाई का नाम था, यानी हर्षवर्धन का भाई का नाम था। और राजश्री इनके बहन का नाम था। और शशांक द्वारा क्या गया था कि मतलब छल कपट करके, चालबाज करके क्या हो गया, इनके भाई की हत्या कर दी गई थी, है ना। तो अपने भाई का बदला लेता है हर्षवर्धन, और क्या करता है कि जो शशांक है उसे भी क्या करता है, मृत्युदंड देता है। और शशांक के बारे में आप सब जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो कि शशांक कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है का मतलब कि बौद्ध धर्म का उन्होंने कुछ बहुत बड़ा नुकसान कराया था। तो आप यहाँ पे लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि शशांक कौन था। आप गूगल करो, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो गूगल करो, कभी क्वेश्चन बन सकता है शशांक के बारे में, है ना। तो आपने यहाँ देख लिया। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी हैं, राजवर्धन और राजश्री इनके, राजवर्धन इनके भाई हो गया और राजश्री इनकी बहन हो गया। अब दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे वर्धन भी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है पुष्यभूति वंश से संबंधित है। यहाँ पे लिखता मैं, क्या है? पुष्यभूति वंश से, पुष्यभूति वंश से। तो पुष्यभूति वंश से कौन संबंधित हो गया? हर्षवर्धन हो गए। हर्षवर्धन जी के पिताजी का नाम क्या हो गया? प्रभाकर वर्धन जी हो गए। उनके भाई का नाम क्या हो गया? हर्षवर्धन के राजवर्धन, और राजश्री उनकी बहन का नाम हो गया, है ना। अब साथियों यहां तक तो आपने देख लिया। अब हर्षवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था। अब आप दो चाइनीज का नाम याद रखो। जैसे आप सब जानते हैं, एक का नाम होता है वेनसांग, वेनसांग, और एक होता है फाइयान। साथियों मैं भी स्टूडेंट हूं, और मैं भी, मुझे मालूम है कि हम कब कहाँ पे क्या करते हैं, कि कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। कंफ्यूज होते हैं जैसे क्या होता है, जैसे वेनसांग की बात करेंगे और फाइयान की बात करेंगे। तो वेनसांग में हम कंफ्यूज होते हैं कि ये हर्षवर्धन के काल में आया था या फाइयान के काल में, किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। इन दोनों में हम कंफ्यूज होते हैं। तो हमको यहाँ से ध्यान रख सकते हो, जैसे हम हेनसांग की बात करेंगे तो हेनसांग स्टार्ट स्पेलिंग एच से हो रही है, और हर्षवर्धन भी क्या है, एच से है। तो एच से आप समझ जाओगे कि हेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में आया। अब जैसे यहाँ पे है दूसरा है, क्या है, फाइयान की बात करेंगे तो फाइयान क्या हो गया, चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में क्या आए थे, फाइयान आए थे। तो साथियों यहां से आप इतना ही याद रखोगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। आप इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, जो सभासार नामक ग्रंथ है किसने लिखा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि किस भाषा में लिखा, और तीसरा क्वेश्चन इसके कितने खंड है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके लिए हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप दोस्तों अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। इसलिए आप इसे क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखो सभासार के बारे में, कि सभासार के रचयिता कौन है, सभासार किस भाषा में है, और सभासार के कितने ग्रंथ है। अगर किसी को नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ ले, मैं उसे पिन आउट करके क्या कर दूंगा, उसका आंसर भी दे दूंगा। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों जो स्टूडेंट जो यूकेएसएससी की तैयारी कर रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़कर, यानी इस क्वेश्चन को बिना पढ़े एग्जाम देने जा रहा है, तो अपने साथ धोखा कर रहा है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको 100% करना है। यानी कुमाऊं परिषद के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन सबके अधिवेशन को आपको क्रमवार याद रखना है। कब अधिवेशन हुआ था, कब इसका विलय कांग्रेस में हो गया था, और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी अध्यक्षता कब किसने किसने की, है ना। तो आपको जैसे यह है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन साथियों अब मेरे साथ जितने भी कुमाऊं अधिवेशन है राइट डाउन करो, लिखो मेरे साथ यहाँ पे,
अब जैसे मैं यहाँ पे वो बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ, आप भी बनाओ और लिखो यहाँ पे। 3 पैराग्राफ बना सकते हो यहाँ पे आराम से और इन्हें लिखो। सबसे पहले बात करेंगे 1916 में, तो आपने देख लिया कि 1916 में क्या हुआ था कि जो कुमाऊं परिषद है उसका क्या हुआ था, गठन हुआ था कुमाऊं परिषद का। लेकिन साथियों अगर कभी मंथ पूछ लिया तो आपको सितंबर ध्यान रखना है, सितंबर 1916 में इसका गठन हुआ था। अब यहां से आप क्या करोगे, इसके जो अधिवेशन हुए थे, पहला अधिवेशन 1917 में हुआ होगा, यानी सितंबर 1917 में इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, है ना। तो आप 1917 हो गया, 1917 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जयदत्त जोशी जी ने। किसने की थी, जयदत्त जोशी जी ने। तो साथियों आपने यहाँ पे देख लिया 1917 को जो पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था, जयदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहां तक आपने देख लिया। 1918 का, जिसे आता है अच्छी बात है वो रिवाइज करो, जिसे नहीं आता वो लिखो, याद करो, अभी याद करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। 1918 आपको ध्यान रखना, देखो पहले अल्मोड़ा में हुआ, दूसरा हल्द्वानी में होगा। कहाँ पे होगा, हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, पहले की जयदत्त जोशी ने की, दूसरा करेंगे तारादत्त गेरोला जी। कौन करेंगे, तारादत्त गेरोला जी, है ना। तारादत्त गेरोला जी क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो तारादत्त गेरोला जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, यानी 2 हो गए 1918। फिर 1919 की बात करेंगे, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था। कभी क्वेश्चन पूछे पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि गढ़वाल में हुआ था। गढ़वाल में कहा हुआ था, ये हुआ था कोटद्वार में। कहा हुआ था, कोटद्वार में। अब कोटद्वार की बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आपको ध्यान रखना है जो कोटद्वार की अध्यक्षता की थी वो की थी बद्री दत्त जोशी। आप बद्री दत्त पांडे मत करना, क्या है, बद्री दत्त जोशी। क्या है, बद्री दत्त जोशी। यहाँ पे बद्री दत्त जोशी, कंफ्यूज मत होना, बद्रीदत्त जोशी जी हैं। कोटद्वार की जो अध्यक्षता की थी 1919 में की थी। फिर 1920 की याद करोगे आप, 1920 का आप देखो, पहले अल्मोड़ा में, फिर हल्द्वानी में, फिर कोटद्वार में। अब कोटद्वार के बाद आप कहां चले जाओगे, काशीपुर में चले जाओगे। कहां चले जाओगे, के से, कोटद्वार से फिर काशीपुर, सॉरी काशी, काशीपुर है, ये कर देना कम। तो काशीपुर यानी ये हो गया। अब काशीपुर में अध्यक्षता कौन करेगा, देखो बद्रीदत्त जोशी जी हो गए। अब बद्रीदत्त जोशी के पास जाएंगे, यानी काशीपुर में जाएंगे तो जी बी पंत। कौन करेंगे, जी बी पंत, गोविंद बल्लभ पंत जी। तो यानी यहाँ पे आपने देख लिया, इसके 4 अधिवेशन देख लिए, ठीक है। अब 1917, 18, 19, 20 यानी ये तो 4 लगातार होते हैं। इसके बाद थोड़ा ब्रेक आता है और जो नेक्स्ट अधिवेशन होता है वो होता है 1923 में। कब होता है, 1923 में। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि 1923 में ये अधिवेशन कहाँ हुआ। 1923 में जो ये अधिवेशन हुआ ये हुआ टनकपुर में। कहाँ पे हुआ, टनकपुर में। तो 1923 का जो अधिवेशन हुआ ये टनकपुर में हुआ। और मोस्ट इंपोर्टेंट जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी बद्रीदत्त पांडे जी ने। किसने की थी, बद्रीदत्त पांडे जी ने। अब आगे बद्रीदत्त पांडे जी, है ना। तो बद्रीदत्त पांडे जी भी आगे। अब बद्रीदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे में आपको कंफ्यूज हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। आप जब इसे बार बार कोशिश करोगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट की बात करेंगे 1923 के बाद, फिर 1926 में होगा लास्ट, 1926। अब 1926 से आप सब जानते हैं ये 1926 का कहाँ हुआ था, रानीखेत में हुआ था। और रानीखेत में जो इसकी अध्यक्षता की थी, बार बार आगे बढ़ जा रहा है, 1936 में रानीखेत, 26 में रानीखेत हो गया। और इसकी अध्यक्षता की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। किसने की थी, मुकुंदी लाल जी ने। तो साथियों आपको कुमाऊं परिषद के अधिवेशन याद करने हैं। 100% संभावना है कि यहां से क्वेश्चन बने, है ना। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। तो गढ़वाल के 52 गढ़ की बात करेंगे तो जैसे बधानगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़ और घूनीगढ़। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धूनीगढ़। अब देखो बधानगढ़ की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पे है, चमोली में है। कहाँ पे है, चमोली में। ये बात करेंगे चांदपुरगढ़, ये भी चमोली में है ना। चमोली में क्या है, चांदपुरगढ़ है। भानु प्रताप से संबंधित है, कहीं का कोई कोई इसे सोनपाल से भी संबंधित मानता है। लेकिन आप दोनों नाम याद ध्यान रख सकते हो, ऑप्शन में कभी आएगा तो एक ही नाम आएगा। यहां से हो गया। अब जैसे देवलगढ़ है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है देवलगढ़। तो देवलगढ़ की बात करेंगे, कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में है। यहाँ पे 1900 क्या बोलते हैं, देवलगढ़ से आपने ध्यान रखना है, सॉरी 1512, 152,
यानी 1512 की बात करेंगे तो 1512 में जो अजय पाल था उसने अपनी राजधानी यहाँ पे शिफ्ट की थी। कहाँ से? चांदपुरगढ़ से। तो 1512 में चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी उसने देवलगढ़ शिफ्ट की और देवलगढ़ में ही उसने कुछ मंदिर बनाए थे, है ना। लेकिन फिर 1500 बाद में 1515 में क्या कर दिया उसने, श्रीनगर राजधानी शिफ्ट कर दी। देवलगढ़ कहाँ पे है? देवलगढ़ श्रीनगर के पास ही स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। तो आपने यहाँ देख लिया। अब मैं आपको पौड़ी गढ़वाल के कुछ यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के मैं कुछ आपको गढ़ याद करा रहा हूँ। जिन्हें याद है अच्छी बात है, नहीं है याद करो, कभी आप भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ पौड़ी गढ़वाल में नहीं है, निम्नलिखित में से पौड़ी गढ़वाल में कौन सा गढ़ नहीं है, चमोली में कौन सा गढ़ नहीं है, इन निम्नलिखित में से चमोली में कौन सा गढ़ शामिल नहीं है। 3 गढ़ चमोली के दे देगा, 1 गढ़ पौड़ी गढ़वाल का दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है पौड़ी गढ़वाल के कुछ गढ़ है, मैं उन्हें लिखाता हूँ आपको यहाँ पे। वैसे तो सबसे पहले तो आपने देवलगढ़ देख लिया, तो अब दूसरे से बात करेंगे। पहला आपने देवलगढ़ देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, एक है नयालगढ़। क्या है? नयाल नयालगढ़ हो गया। तीसरे की बात करेंगे, नयालगढ़ हो गया। उसके बाद आप करोगे कांडागढ़। कांडागढ़ कांडागढ़ हो गया। इसके अलावा आप बात करोगे, कांडागढ़ से हो गया, एक है उल्खागढ़। इंपॉर्टेंट है उल्खागढ़। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे तारागढ़, है ना। तो साथियों आपने 4-5 गढ़ देख लिए। यहाँ पे कौन कौन से देखे? एक नयालगढ़ देखा, कांडागढ़ देखा, उल्खागढ़ देखा और तारागढ़ देखा। तो ये सारे गढ़ आपने क्या देख लिया? कुआं से देख लिए हैं। तो साथियों आप फिलहाल इतना ही याद करो। आने वाले जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी हम उन गढ़ों में यानी सारे गढ़ों के बारे में, जो 52 के 52 गढ़ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अभी इतना ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है शैलेश मटियानी जी। अब हमारे एक साहित्यकार के संबंधित आ गया। इस क्वेश्चन को हम डीप से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन जो पेपर होगा यहाँ से पुट अप हो जाए। साथियों जैसे यहाँ पे शैलेश मटियानी जी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने रिवाइज किया था। जैसे हमने शैलेश मटियानी जी की बात करेंगे तो हमने देखा था ये अल्मोड़ा अल्मोड़ा से संबंधित है, ये हमने पहले देख दिया था। अब ये बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, शैलेश मटियानी जी का जन्म कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट बतानी है। मैंने सबसे पहले यही कहा था ना, जब जब हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी तो सबसे पहले शैलेश मटियानी जी से की थी। मैं कहा मैं आपको ये डेट एग्जैक्ट याद करा दूंगा कि आपको याद करनी है। तो आप बताओ, जो शैलेश मटियानी जी है, शैलेश मटियानी जी की जन्म तिथि एग्जैक्ट याद रखनी है, कब हुई और इनकी मृत्यु कब हुई। तो बताओ जरा। मैं 5 सेकंड 10 सेकंड थोड़ा चुप रहता हूँ, मैं देखता हूँ आप क्या बताते हैं। सोच लिया? ठीक है, अच्छी बात है। अगर सोच लिया, जिसने नहीं सोचा वो लिखो यहाँ पे। क्या है? 14 अक्टूबर 1931। याद हो गया? 14 अक्टूबर 1931, भूलो मत इस डेट को, क्वेश्चन बनेगा। 14 अक्टूबर 1931 को क्या हुआ था? शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था। अब इनकी डेथ कब हुई थी वो ध्यान रखना, आपने क्या रखना है, 2001 को इनकी डेथ हुई थी। वर्ष 2001 में इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट ध्यान रखना है तो 24 अप्रैल 2001 को। अब हम शैलेश मटियानी जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना। अब शैलेश मटियानी जी की बात करेंगे साथियों। अब देखिए, ये शैलेश मटियानी जी का आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। शैलेश मटियानी के फिर जन्म पे आ गए। अब तो याद हो ही क्या होगा, क्या है एग्जैक्ट डेट बताओ, लिखो जरा यहाँ पे। 14 है ना, क्या है? अक्टूबर है। 14 अक्टूबर। और क्या है? 14 अक्टूबर 1931। 14 अक्टूबर 1931 अल्मोड़ा है। और 24 अप्रैल 2001 को क्या है? इनका निधन हुआ था। अब ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन साथियों अब इनके बाद आपको इनकी कुछ कहानी और उपन्यास भी यहाँ पे याद करने हैं। क्वेश्चन में बनेगा, या तो हिंदी साहित्य, हिंदी में भी ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि उत्तराखंड में बन सकता है। तो यानी दो दो जगह क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आप इनकी कहानी की बात करेंगे, कहानी संग्रह की बात करेंगे, कहानी संग्रह की बात करेंगे। तो सबसे पहले कहानी आप लिखोगे, मेरे साथ लिखोगे यहाँ पे, वो है दो दुखों का एक सुख। क्या बताया मैंने? दो दुखों का एक सुख। दो दुखों का एक सुख। अब लिखो मेरे साथ, दो दुखों का एक सुख। लिख लिया आपने?
दो दुखों का एक सुख। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखो। दो दुखों का एक सुख हो गया। और क्या लिखोगे आप यहाँ पे? तीसरा सुख। तीसरा सुख। दो कहानी होगी। दो दुखों का एक सुख। तीसरा सुख। मोस्ट इंपोर्टेंट एक कहानी आप लिखोगे महाभोज। महाभोज। साथियों महाभोज मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाभोज बहुत सारे राइटरों की कहानी है। मैंने जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, पहले भी पढ़ रखा मैंने काफी बार, और अभी भी पढ़ रहा था, तो मैंने ये दिखा जो महाभोज है यह उनके उपन्यास में भी दिखा रहा है और कहानी में भी दिखा रहा है। तो फिलहाल तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो महाभोज है ये कहानी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, जो महाभोज मोस्ट इंपोर्टेंट जो फेमस कहानी है वो किनकी है? मन्नू भंडारी जी की है। हमारे सिलेबस में भी है और क्वेश्चन में आ भी चुका है। मनु भंडारी जी का उपन्यास है ये महाभोज। और कहानी की बात करेंगे तो शैलेश मटियानी जी। यहां से क्लियर हो गया। देखो, दो दुखों का एक सुख, तीसरा सुख, महाभोज आपने देख लिया। अब एक कर सकते हो अब यहाँ पे भेड़े और गडरिये। क्या करोगे? भेड़े और गडरिये, है ना? तो साथियों आप फिलहाल तो सिर्फ ये चार चार पांच कहानी जो है ये इतना ही याद रखो। अगर हम शैलेश मटियानी जी की कहानी की बात करेंगे तो कम से कम 30-40 कहानी से ऊपर है। तो हम इतना तो याद कर नहीं सकते, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हें याद करेंगे। तो आपने देखा दो सुखों का एक दुख, तीसरा सुख, महाभोज, भेड़े और गडरिया। भेड़े और गडरिया। अब हम यहाँ पे उपन्यास की बात करेंगे। उपन्यास की बात करेंगे तो उपन्यास में मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे पहले, जो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है सबसे पहले बोरीवली से बोरीबंदर। क्या है? बोरीवली से बोरीवली से बोरीबंदर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इनका पहला उपन्यास भी है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आपने यहां तक ये देख लिया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे, एक लिखोगे आकाश कितना अनंत है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, इस बार इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आकाश कितना अनंत है। तो आकाश कितना अनंत है आपने यहां से ये देख लिया, है ना? बोरीवली से बोरीबंदर, आकाश कितना अनंत है। इसके अलावा आप लिखोगे यहाँ पे कबूतर खाना। कबूतर खाना मेरे साथ लिखते जाओ आप सब। कबूतर खाना। एक लिखोगे आप 52 नदियों का संगम। 52 नदियों। एक सेकंड में पेन चूज कर लेता हूं। 52 नदियों। 52 नदियों का संगम। तो साथियों आपने क्या क्या देखे? आकाश कितना अनंत है, बोरीवली से बोरीबंदर, है ना? कबूतर खाना, 12 नदियों का संगम। एक लिखोगे आप मोस्ट इंपोर्टेंट चंद औरतों का शहर। चंद औरतों का शहर। और लास्ट आप याद करोगे नागवल्लरी। नागवल्लरी। तो साथियों शैलेश मटियानी जी से केवल आपको इतनी ही रचनाएं याद करनी है। यकीन मानिए आपके एग्जाम में या हमारे जो भी एग्जाम है यूकेएसएससी के, इनमें यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। तो एक बार हम इन्हें एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। देखिए दोस्तों, हम पिछली स्लाइड में चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप शैलेश मटियानी जी की बात करेंगे। 14 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। और 2001 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देखा था कि कुछ कहानियां देखी थी। कहानियों में हमने क्या क्या देखा था? दो सुखों का एक सुख, है ना? एक देखा था हमने तीसरा सुख। एक देखा था क्या बोलते हैं हम इसे, महाभोज। और मोस्ट इंपोर्टेंट भेड़े और गडरिया। ये हमने कहानी देखी। अब हम उपन्यास पे चलते हैं। उपन्यास पे चलेंगे तो क्या होगा? देखो, उपन्यास के हमने बताया था बोरीवली से बोरीबंदर। इसके अलावा हमने क्या देखा था? कबूतर खाना, 52 नदियों का संगम, नागवल्लरी। याद है? नागवल्लरी। नागवल्लरी। नागवल्लरी हो गया, 52 नदियों का संगम हो गया, चंद औरतों का शहर। तो साथियों आप लिखो, बार बार देखो, जब तक याद नहीं होता तब तक देखो। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी जो मैं आपको ये वीडियो करा रहा हूं ना साथियों, यकीन मानिए मैं अपने पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने पिछले कई जो एग्जाम दिए हैं, कई एग्जाम दिए हैं, उन सबका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है, कोई जेन्युइन स्टूडेंट है,
है ना। तो वो इन्हें जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे आपने देख लिया, एक बार दोबारा एक बार इसे देख लो, आपको याद हो ही जाएगा। आप 30 सेकंड देता में आप एक बार इसे देख लो, तब तक मैं तब तक अपना चश्मा सही करता। देख लिया आप लोगों ने। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट है आज का, फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिन और दिवस। साथियों, 3 इंपॉर्टेंट डे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखे थे। आपको बताया था 4 फरवरी को क्या था, कैंसर दिवस था। एक देखा था हमने 13 फरवरी को, क्या था उस दिन, रेडियो दिवस था। उसी दिन 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती थी। और एक हमने 21 फरवरी देखा था। 21 फरवरी याद है आपको, क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डे देखेंगे, उन्हें भी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला है 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को क्या है, तटरक्षक दिवस है। क्या है, तटरक्षक दिवस है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, ये तो आपको 100% याद हो गया होगा। 4 फरवरी को कैंसर दिवस। आगे पर चलेंगे, 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मान सकते हैं, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर अगर ध्यान हो जाए तो अच्छी बात है। तो 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे 10 फरवरी को, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट डे है साथियों। 10 फरवरी की बात करेंगे, जैसे क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। अब कृमि किसे कहते हैं, कृमि होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो कम होते हैं, तो उनके पेट में कीड़े बन जाते हैं, है ना, तो उन्हें ही क्या बोलते हैं, कृमि, कृमि होता है। तो राष्ट्रीय कृमि, उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा। अच्छा, 10 जनवरी को क्या था, आपने अभी रिवाइज किया था शुरू में, तो 10 जनवरी को क्या था, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट 13 फरवरी को, 13 फरवरी को आपने देखा क्या है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती है, और क्या है, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस है। तो आपने यहां से ये देख लिया, है ना। अब और चलेंगे आगे। हाँ साथियों, अब देखो देखो, 20 फरवरी और 21 फरवरी। 20 फरवरी को आपने क्या देख लिया यहाँ पे, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी विश्व स्काउट दिवस। क्या है, विश्व स्काउट दिवस। कब, 22 फरवरी। अब बात करेंगे 24 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और लास्ट आप याद करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट याद करोगे, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो साथियों, ये थे फरवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। आपने आई होप याद कर लिए होंगे। अगर जिन्हें अभी याद नहीं हुए, वो रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा साथियों, है ना। तो आपको दोस्तों बार बार रिवाइज करना है, देखना है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है, मेरा प्रयास पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए। तो साथियों, धन्यवाद आप सबका देखने के लिए। धन्यवाद साथियों।